नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 हिंदी में पद्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से सुनिए और समझिए। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ पार, प्राची पश्चिम भूनभ पार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। बर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है अंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग। लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का क्या हो वसंत। अब कविता को शब्दों के अर्थ के साथ हम समझते हैं और उनके भावार्थ को देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ पार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीर यानी हमारे देश के सैनिक। कवियत्री ने एक वीर सैनिक के बारे में यहाँ पर हमें बताया है, एक वीर सैनिक के जीवन का वर्णन किया है। इस कविता में कवियत्री ने एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग करके देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, उनका वसंत कैसा होगा उनका वर्णन किया है। वीरों का कैसा हो वसंत, कि हमारे जीवन में वसंत आती है जाती है, हम हंसते हैं गाते हैं वसंत में।
लेकिन वीरों का वसंत कैसा होता है हमने कभी इनकी कल्पना ही नहीं की है। तो आज हम कवयित्री के मुख से सुनते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होता है। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी हिमालय। कवयित्री कहती है कि हिमालय से एक पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं से यही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। उदधि यानी समुद्र, समुद्र बार बार गरज कर कहता है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। प्राची यानी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू यानी धरती, नभ यानी आकाश, अपार यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है ऐसा आकाश, ये सब हमसे पूछ रहे हैं, सभी दिशाएं हमसे पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होगा, वीरों का वसंत कैसा होगा। आगे कवयित्री क्या कहती है कि वीरों का वसंत कैसा होता है, इसकी हम किस प्रकार कल्पना करें, देखते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, यहाँ पर मैंने चित्र रखा है सरसों, ये सरसों का खेत है जिसमें पीले फूल लगे हुए हैं। तो कवयित्री कहती है फूली सरसों ने दिया रंग, कि फूल और सरसों अर्थात लहराते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। आसमान मानो पुष्प से भरा हो, वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित अर्थात प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु यानी शराब, शराब लेकर कामदेव पहुंच गया है। वधु यानी नववधु जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, ऐसी धरती, धरती रूपी वधु की यहाँ पर कवयित्री ने बात की है कि धरती मानो नववधु हो, दुल्हन बनी हो, ऐसा हमें लगता है और उनके अंग अंग पुलकित हो रहे हो ऐसा हमें लगता है। हे वीर वेश में किंतु कंत, उनके कंत यानी स्वामी पति, किंतु उनके स्वामी जो है, पति जो है, वह तो वीर वेश में है, सैनिक के वेश में है, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। ये प्रकृति के तत्व हमसे पूछते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होता है। उनके पति प्रिय जो स्वामी है उनके, वह तो सैनिक की वर्दी में है अर्थात युद्ध के लिए वो तैयार है। फिर यही प्रसन्न है वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कवयित्री कहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तब आएगा जब वे शांति से खुशियां मना पाएगा, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध में ही बीत जाता है। उनका जीवन हमेशा युद्ध में और युद्ध की तैयारियों में ही लगे हैं। यहाँ पर कवयित्री ने सरसों की बात की है, तो सरसों पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है और हम इसे गुजराती में काली राई, काली सरसों भी कहते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ने सैनिकों की बात की है कि सैनिक अपने वेश में है और दुल्हन के रूप में यहाँ पृथ्वी है, कामदेव मदिरा लेकर आया है और चारों ओर खेतों में सरसों ने अपना रंग भर दिया है। प्रकृति चारों ओर खिली हुई है, लेकिन इनमें वीरों ने के जीवन में ऐसी वसंत देखने को बहुत ही कम होती है। आगे कवयित्री कहती है कि भर रही कोकिला इधर तान, वसंत में कोयल कूकती है, चारों ओर हमें कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और मारू बाजे पर उधर गान, लेकिन वीरों के जीवन में कोयल की कूक नहीं सुनाई देती है। उनका वसंत तो युद्ध में ही बीत जाता है। इधर कोयल कूकती है तो उधर युद्ध के नगारे बजते हैं। वीर जब युद्ध में उतरते हैं तो आदि और अंत
आदि और अनंत अर्थात जीवन और मृत्यु को हथेली में लेकर वो जीते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिली तो मृत्यु। इसलिए कवयित्री पूछती है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। आदि और अंत यानी हम जिएंगे या मरेंगे, इनकी कवयित्री ने बात की है कि युद्ध में या तो जीत होगी या तो हार होगी। जीत होगी तो हम जीवन जी सकेंगे और हार होगी तो हमारा अंत हो जाएगा। तो ये कोयल की कूक तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो युद्ध के नगारे ही हमें सुनाई पड़ते हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग। कवयित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है कि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। तो हे अतीत भूतकाल, अब तुम्हें मौन का त्याग करना है। लंके तुझ में क्यों लगी आग। लंके यानी लंका। यहाँ पर लंका की कवयित्री ने बात की है कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, की लंका में क्यों आग लगी। देखो यहाँ पर लंका का मैंने चित्र रखा है, जलती हुई लंका नजर आती है और कुरुक्षेत्र का मैदान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो युद्ध में किसी न किसी का विनाश तो अवश्य ही होता है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का विनाश हो, यहाँ कवयित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही है और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती है कि युद्ध हमेशा विध्वंसकारी ही होता है। तो नई पीढ़ी को ऐसे पौराणिक उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए कि हमें युद्ध नहीं लेकिन शांति में ही मानना चाहिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद क्या मिला, हजारों लाशें मिली, हजारों सैनिक और कितनी ही संपत्ति का विनाश हुआ। लंका सोने की मानी जाती थी, फिर भी उनका विनाश हो गया। तो युद्ध से कभी भी हम सर्जन नहीं कर सकते, युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। ऐसी कवयित्री वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने की बात करती है। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड दो जगह स्मृतियां, आज ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है। जैसे कुरुक्षेत्र है वैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का और अकबर का। महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था और महाराणा प्रताप की विजयी हुई थी। तो हल्दी घाटी के शिलाखंड आज भी वहां पर दो बड़े बड़े पत्थर है, वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि यहाँ पर दो महान राजाओं का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देखो चित्र में दिखाई देता है महाराणा प्रताप और अकबर का किस प्रकार भीषण युद्ध चल रहा है। आगे दुर्ग सिंहगढ़ की बात कवयित्री ने की है। सिंहगढ़ का एक दुर्ग यानी किला है जो पहले शिवाजी के पास था, लेकिन पुरंदर की संधि में शिवाजी को उसे मोगलों को देना पड़ा था और जीजाबाई के मन में हमेशा यह टीस रहती, दुख रहता कि सिंहगढ़ का किला जब तक तुम मुझे जीत कर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें वीर मानती नहीं। तो शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीतने के लिए राणा ताना को संदेश भेजा। राणा ताना के घर उन दिनों उनके पुत्र था, लेकिन वो फर्ज को पहले महत्व देते हैं और घर के विवाह को छोड़कर
वो युद्ध के लिए निकलते हैं और घमासान युद्ध होता है और युद्ध में वो सिंहगढ़ का किला तो जीत लेते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिंहगढ़ का किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित एक दुर्ग है, जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला अभेद्य माना जाता था और बहुत ही आकर्षित था, सबसे जीतने की थी। और अंत में राणा तानाजी मालसुरे उसे जीत कर लाते हैं और उन्होंने शिवाजी का कार्य पूर्ण किया और जीजाबाई की इच्छा को भी उन्होंने पूर्ण कर दिया। तो कवयित्री ने यहाँ पर इन उदाहरण के द्वारा यह बताया है कि भूतकाल की ऐसी जो स्मृतियां हैं वह हमें यह बताती है कि युद्ध में किस प्रकार विनाशक वातावरण पैदा होता है। अनंत अनुभवी को बताकर युद्ध को हमें रोकना चाहिए, यही आह्वान कवयित्री करती है। युद्धों के मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किलों का आह्वान किया जाए तो महाराणा प्रताप सिंह को बुलाया जाए ताकि नौजवान में वीर रस पैदा हो। कवयित्री दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आज भूषण जैसे कवि नहीं रहे हैं कि हम उनके छंदों में जान डाल सके। तो यहाँ पर पौराणिक उदाहरणों को देकर कवयित्री हमें युद्ध की विनाशकता को हमारे सामने रखती है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। यहाँ पर कवयित्री हिंदी के दो महान कवि के बारे में बात करती है। चंद बरदाई, इसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण बढ़ता है। उन्होंने चंद बरदाई की रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। दूसरी बात कवयित्री ने की है भूषण की। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक है। अन्य 2 कवि है बिहारी तथा केशव। रीतिकाल में सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे। वीर रस में प्रमुखता से रचना करके भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण शिवाजी और बुंदेला के राजाओं के वर्णन के लिए कविताएं लिखते थे और उनकी कविताएं ऐसी कविताएं थी कि जो उनके छंद थे वह बिजली हमारे अंदर पैदा हो जाए, इस प्रकार की शक्ति उनके छंदों में हमें दिखाई देती है। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि चंद जैसे कवि नहीं रहे कि वह छंदों में जान डाल सके। आज के कवि स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों के गुलाम है कि है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं कि हमारी कलम बंधी हुई है, हम स्वतंत्रता से कुछ लिख सकते नहीं है। इसलिए खुलकर हम अपने विचार अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। फिर हमको बताए कौन कि वीरों का वसंत कैसा होगा। आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जिनके छंदों में हम जान डाल सके। आज के कवि स्वतंत्र नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों के गुलाम है। इसीलिए हमें ऐसा कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो पूरी कविता में कवयित्री ने वीरों को संबोधित करते हुए वीरों के वसंत के बारे में हमें बताया है। विशेष अगर देखें तो इस कविता में कवयित्री ने सरल भाषा का किया है और युद्ध में जा रहे वीर जवानों की मनस्थिति का वर्णन किया है और युद्ध का उन्होंने प्रत्येक छंद में विरोध किया है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। दिगंत शब्द का प्रयोग किया है, वह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है
और ओज गुण से भरी हुई यह ओजस्वी कविता है और प्रकृति का इसमें मानवीकरण किया गया है। राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती हुई ये कविता आज के संदर्भ में हमें सही लगती है कि युद्ध नहीं लेकिन हमें शांति का ही संदेश फैलाना चाहिए। अंत में कवियत्री कहती है कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस तरह का ही है कि वीर जब युद्ध के लिए मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों ही हथेली पर रखकर चलते हैं। यदि जीत मिली तो जीवन मिलेगा और पराजय मिली तो मृत्यु। तो हमें वीरों को शत शत प्रणाम करना चाहिए जो हमारे लिए दिन रात कष्टों को सहन करते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। उदधि समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, नभ आकाश, दिग दिगंत अनंत, मधु भवरा, वसुधा पृथ्वी, कंत स्वामी, मारु एक वाद्य यंत्र, अतीत भूतकाल, घमंड अभिमान। एक बार फिर से हम अपने जवान सैनिकों को सलाम करते हैं और शत शत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।